अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम सीएसएस प्योर मैथ्स 2024 के पेपर में सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने सीएसएस के अप्लाइड और प्योर मैथ्स के पास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स में से रैंडम क्वेश्चंस की वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड की हैं। आप मेरे चैनल को विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट। लेट v1 is equal to 111, v2 is equal to 110 and v3 is equal to 100 be a basis for R3. Find a linear transformation T from R3 to R2 such that T of V1 is equal to 1, 0, T of V2 is equal to 2, minus 1 and T of V3 is equal to 4, 3. स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्योर मैथ्स के सिलेबस में जो मॉडर्न अलजेब्रा वाला पोर्शन है उसमें अगर आप वेक्टर स्पेस वेक्टर सब स्पेस वाले टॉपिक्स को देखें तो वहां पे एक टॉपिक होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में से आया हुआ है। इससे पहले जो मैंने पास्ट पेपर्स की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हैं उनमें एक या दो वीडियोस ऐसी हैं जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया था और मैंने उसकी वीडियो अपलोड की है। तो कहने का मकसद ये है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है और पास्ट पेपर्स में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो आपने लाजमी सॉल्व करने हैं ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही आसान है स्टूडेंट। हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है मैं उसको पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखें, लेट v1 v2 v3 बी अ बेसिस फॉर R3। ओके, वो हमें बता रहा है कि ये जो v1 v2 v3 है ना ये R3 की बेसिस है। इसका क्या मतलब है देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं। देखिए हमारे पास ये जो v1 है, v1 के तीन कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 1। अगर तीन कोऑर्डिनेट्स है तो मतलब ये R3 का कोई पॉइंट है। अंडरस्टैंड। सिमिलरली अगर मैं v2 की बात करूं तो हमारे पास 1 1 0, इसके भी तीन कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये भी R3 से बिलोंग करता है। और v3 की मैं बात करूं तो हमारे पास इसके भी तीन कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0 0 और ये भी R3 से बिलोंग करते हैं। अब हमें वो क्या कह रहा है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 ये R3 की बेसिस हैं। R3 की बेसिस होने का क्या मतलब है? बहुत ही आसान है स्टूडेंट। देखें, अगर आपके पास ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये अगर ये R3 की बेसिस हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं v1 v2 और v3 ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये नंबर वन लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड नंबर टू ये R3 को स्पैन करते हैं। ओके, R3 की जो स्पैनिंग होती है वो इन तीन वेक्टर से हो सकती है। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है देखें, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके पास ये तीन वेक्टर्स है ना, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आपके पास ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप इन तीनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अगर ये जो तीन वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो ये जो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है ना a1 a2 a3 हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट नंबर्स हैं, स्केलर्स हैं। ओके, इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो आपके पास ये जो a1 a2 और a3 है ना तीनों कांस्टेंट ये 0 आएंगे। अगर v1 v2 v3 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर आप सॉल्व करें तो इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो इस केस में फिर हम कह सकेंगे कि v1 v2 v3 जो है ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ जाता है, लेट्स सपोज a1 नॉन जीरो आ जाता है, a2 a3 दोनों जीरो आ जाते हैं, तो उस केस में फिर हम कहेंगे कि v1 v2 v3 लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको इन दोनों की डेफिनेशन नजर आ रही होगी स्टूडेंट। बाय द वे, ये हमारा काम नहीं है, ये तो मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है।
ओके। हमें क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये R3 की बेसिस हैं। अगर ये R3 की बेसिस हैं तो इट्स मीन दैट कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे और ये स्पैनिंग भी करेंगे, क्योंकि बेसिस की डेफिनेशन के अंदर ये दो कंडीशन आती हैं। अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर्स बेसिस है किसी स्पेस की, किसी वेक्टर स्पेस की, जैसे कि R3 यहाँ पे वेक्टर स्पेस है, अगर ये सेट ऑफ वेक्टर्स R3 की बेसिस हैं, इट मीन्स दैट कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे और ये स्पैन भी करेंगे। अब स्पैन का क्या मतलब होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट का तो मैंने आपको समझा दिया है। स्पैन का ये मतलब होता है कि आप R3 का कोई भी पॉइंट लें ना, आप R3 का कोई भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट को आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स लिख सकते हैं। या रफली स्पीकिंग आप ये समझ लें कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं इनको यूज करके आप पूरी R3 जनरेट कर सकते हैं। स्पैन का ये मतलब है। ओके, दोबारा से समझा रहा हूं स्टूडेंट, गौर से सुनना है आपने। देखिए पहली लाइन में 3 वेक्टर्स गिवन है V1 V2 V3 और वो कह रहा है कि ये R3 की बेसिस है। अगर ये R3 की बेसिस है तो बेसिस की डेफिनेशन क्या है कि जो वेक्टर बेसिस होते हैं ना, बेस बनाते हैं किसी वेक्टर स्पेस की, वो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होते हैं और वो स्पैन भी करते हैं। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं ये किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस हैं। तो ये वो सारी चीजें जो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ बेसिस क्या होती हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है और स्पैनिंग क्या होती है। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहली लाइन में गिवन थी वो तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अच्छा, इससे हमें मिलता क्या है? देखिए अगर ये V1 V2 V3 R3 की बेसिस हैं तो इसका क्या मतलब है कि R3 का हम कोई भी पॉइंट लेंगे ना, उसको आप इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो मैं लेट कर लेता हूं x हमारे पास एक पॉइंट में ले लेता हूं और इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं x1 x2 x3 और ये बिलोंग किससे कर रहा है भाई? R3 से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, हमने R3 का कोई पॉइंट ले लिया। अभी मैं दूसरी लाइन पे नहीं गया, अब मैं फर्स्ट लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, हमने R3 का एक पॉइंट ले लिया। अब क्योंकि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये R3 की बेसिस हैं, तो बेसिस के अंदर तो ये स्पैनिंग वाली डेफिनेशन भी आती है, क्योंकि बेसिस की डेफिनेशन के अंदर ये दोनों पॉइंट्स आते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट मैंने लेट किया है R3 का स्टूडेंट, इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स लिख सकता हूं। सो यहाँ पे A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा से समझा रहा हूं, आपने प्लीज गौर से सुनना है। देखें, हमें उसने कह दिया था कि V1 V2 V3 R3 को स्पैन कर रही है, मतलब बेसिस है तो फिर स्पैन भी तो करेंगी ना। अच्छा, इसका स्पैनिंग का मतलब क्या होता है मैंने पहले भी समझाया आपको। अगर आप R3 का कोई भी पॉइंट लेंगे ना तो उस पॉइंट को आप लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स V1 V2 V3 जो कि आपके पास गिवन है यहाँ पे। और ये जो A1 A2 A3 आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली कांस्टेंट है। ओके, अच्छा, सबसे पहले तो हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आप V1 V2 V3 की वैल्यू पुट कर दें और x की वैल्यू भी पुट कर दें। x किसके इक्वल है भाई? जो हमने लेट किया है x1 x2 x3, ये आपने कॉमा के साथ लिखना है। दिस इज इक्वल टू, अब A1 तो वैसे ही रहेगा, अब V1 की वैल्यू पुट कर लें 111 प्लस A2 भी वैसे ही रहेगा भाई, और V2 की वैल्यू पुट कर लें 110 और A3 भी वैसे रहेगा और V3 की वैल्यू भी पुट कर लें आप। ओके, आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई। नाउ आप देखें स्टूडेंट, आपने यहां से A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं क्या करता हूं भाई, इस A1 को उधर मल्टीप्लाई करता हूं, A2 को भी मल्टीप्लाई करता हूं और A3 को भी मल्टीप्लाई करता हूं। देखें x1 x2 x3, दिस इज इक्वल टू A1 A1 A1, मैंने A1 को 1 1 से मल्टीप्लाई कर लिया प्लस यहाँ पर A2 A2 और 0 और यहाँ पे A3 को मल्टीप्लाई करें A3 0 और 0। ओके, नाउ अब आप राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट ये जो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इनको ऐड कर लें x1 x2 एंड x3, दिस इज इक्वल टू, पहला कोऑर्डिनेट पहले में ऐड करें, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इनको आप क्योंकि ये तीनों आपके पास पॉइंट ऐड हो रहे हैं ना,
तो फिर फर्स्ट A1 प्लस A2 प्लस A3 कॉमा, अब इस तरह से दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, A1 है, यहाँ पे A2 है और यहाँ पे 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट A1 प्लस A2 प्लस 0 करेंगे, इसको छोड़ दें आप, और सिमिलरली लास्ट कोऑर्डिनेट A1 प्लस 0 प्लस 0 करेंगे तो A1 ही आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट दो पॉइंट, इसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर आप इनको कंपेयर करें तो हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स, आपके पास सबसे पहले आप देखें जरा, ये जो लास्ट आपके पास x3 है, ये तीसरे A1 के इक्वल होगा ना, तो यहां से आपको A1 की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल रही है, दिस इज इक्वल टू x3। अगर आप इस सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर करें तो स्टूडेंट हमारे पास A1 प्लस A2 दिस इज इक्वल टू x2, और यहाँ से A1 की वैल्यू पुट कर दें और राइट साइड पे लेके जाएं तो x2 माइनस x3 हो जाएगा। ओके, ये आपके पास A1 की वैल्यू आ गई, ये A2 की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर मैं A3 की वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूँ भाई। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के इक्वल करें तो आपके पास A1 प्लस A2 प्लस A3 दिस इज इक्वल टू x1। यहाँ पे आप A1 और A2 की वैल्यू पुट कर दें तो A3 की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी, x1 माइनस x3, ये मैंने A2 की वैल्यू पुट कर दी है, सॉरी A1 की वैल्यू पुट कर दी है, उसको राइट साइड पे ले गया हूँ, और फिर मैं A2 की वैल्यू ये पुट करता हूँ, राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, x2 प्लस x3 हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप x3 कैंसिल कर दें तो आपके पास स्टूडेंट A3 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू x1 माइनस x2। ओके, तो इस तरह से आपने ये तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली है। अब इन तीनों वैल्यूज को आपने कहाँ पे पुट करना है, देखें हमने कहा था कि ये जो x एक पॉइंट है जो कि R3 से बिलोंग करता है स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3, क्योंकि V1 V2 V3 R3 को स्पैन कर रहे हैं, तो फिर हम किसी भी R3 के पॉइंट को आप एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स लिख सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, एक तो आपने यहाँ पे A1 A2 A3 की वैल्यू पुट करनी है, सो मैं पुट कर रहा हूँ, देखें x इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है, x3 है ना भाई, पुट करें यहाँ पे x3 V1 प्लस A2 की वैल्यू पुट कर दें x2 माइनस x3 और साथ V2 प्लस A3 की वैल्यू पुट कर दें, सॉरी A3 की वैल्यू मैंने पुट नहीं की यहाँ पे, ओके A3 की वैल्यू हमारे पास क्या है x1 माइनस x2, ये यहाँ पे मैंने वैल्यूज फाइंड की हैं और साथ इसके V3 मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन दोनों साइड पे। सो ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करूंगा तो ये टी एफ एक्स हो जाएगा। ओके, और इसकी मैं बात करूं तो स्टूडेंट हमारे पास दिस इज टी ऑफ x3 V1 प्लस x2 माइनस x3 V2 प्लस x1 माइनस x2 और साथ V3 और ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब तक क्वेश्चन की जो बाकी स्टेटमेंट थी हम वो पढ़ लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो V1 V2 V3 R3 की बेसिस है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर बेसिस है तो फिर R3 का कोई भी पॉइंट हम इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं और वहां से हमें A1 A2 A3 की वैल्यू मिल जाएगी ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स। ओके, देन फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपने T फाइंड करना है और T कहां से लेके कहां तक है, R3 से R2 पर है। ओके, सच दैट T ऑफ V1 T ऑफ V2 एंड T ऑफ V3 हमारे पास गिवन है। ओके, आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट, वो कहां से कहां तक है, R3 से R2 पर है। ओके, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखें आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, जो आपने T ऑफ X फाइंड करना है, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वेक्टर स्पेस R3 से वेक्टर स्पेस R2 पर है। ओके, मतलब ये जो x है ना, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन राइट साइड पे जो आंसर मिलेगा उसके 2 कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन जो गिवन है, T ऑफ V1
हम देख लेते हैं ऊपर से टी ऑफ V2 और सिमिलरली टी ऑफ V3। ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, मैं वहां से देख के लिख रहा हूँ। देखें, सबसे पहले तो टी ऑफ V1 की हम बात कर लेते हैं। दिस इज 1 0 2 -1 and 4 3। ओके, दिस इज 1 0, दिस इज 2 -1 and दिस इज 4 3। एक दफा हम वेरीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट। दिस इज 1 0 2 -1 and 4 3। ओके, दैट्स वेरी गुड। नाउ अब हमने क्या करना है स्टूडेंट के क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन टी, सॉरी उसने कहा है कि आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है वो लीनियर है। देख लें, फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। उसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि टी ऑफ, अगर दो वेक्टर्स हैं u प्लस वी, तो इनके ऊपर अगर आप टी अप्लाई करें तो आप इस तरह से टी ऑफ u प्लस टी ऑफ वी इसको लिख सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है भाई कि टी ऑफ एल्फा u, एल्फा कोई स्केलर नंबर है तो एल्फा को आप बाहर कर सकते हैं, टी ऑफ u लिख सकते हैं इसको। ओके, अब इसी डेफिनेशन को यूज करेंगे हम अपने लास्ट वाले एक्सप्रेशन पे। ये वो लास्ट एक्सप्रेशन था स्टूडेंट, देखें इस पर मैं यूज करूंगा। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये जो आपके पास सबसे पहले तो आप देखें तो ये तीन वेक्टर्स हैं, दिस फर्स्ट टर्म, दिस सेकेंड टर्म एंड दिस थर्ड टर्म। ओके, तो अगर आप पहली कंडीशन को यूज करें, लेकिन दो टर्म्स ऐड हो रही हैं तो आप सेपरेट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीन टर्म्स हैं तो मैं हर एक के ऊपर टी अलग से अप्लाई कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखें टी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट टर्म की मैं बात करता हूँ, x3v1 प्लस आप दूसरे के ऊपर अप्लाई कर दें टी ऑफ x2 माइनस x3 और साथ इसके v2 प्लस टी ऑफ x1 माइनस x2 और इसके साथ भाई v3 आ गया। ओके, अच्छा ये तो मैंने फर्स्ट कंडीशन यूज की है। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या बताती है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है उसमें सेकंड कंडीशन हमें क्या बताती है स्टूडेंट कि आपने, देखें अगर अल्फा जो है ना कोई कांस्टेंट नंबर है, अगर वो u के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सारे के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप अल्फा को बाहर कर लें और टी के ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बस बताना ये चाह रहा हूँ कि ये x3 कांस्टेंट नंबर है, सिमिलरली ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इनको मैं बाहर कर लेता हूँ, x3 बाहर आ गया भाई और टी ऑफ v1 बच गया, प्लस यहाँ पर भी x2 माइनस x3 को मैं बाहर कर रहा हूँ, टी ऑफ v2 प्लस यहाँ पर भी x1 माइनस x2 और टी ऑफ v3। ओके, अब ये जो टी ऑफ v1 टी ऑफ v2 इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट। सो यहाँ पे ये वैल्यूज ये सामने आपको नजर आ रही है, मैं पुट कर रहा हूँ। देखें x3 इंटू 1,0 प्लस x2 माइनस x3 इंटू 2,-1 प्लस x1 माइनस x2 इंटू 4,3। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं जस्ट मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए हमारे पास ये जो x3 है ये इन दोनों कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करें, x2 माइनस x3 को दोनों कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर भी इनको 4 और 3 से मल्टीप्लाई करें। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जरा देखिएगा ये x3,0 आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2x2 माइनस 2x3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फिर -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो -x2 प्लस x3 प्लस यहाँ पर भी ये जो एक पॉइंट है 4,3 इसको आप इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x1 माइनस 4x2, 3x1 माइनस 3x2। ओके, अब स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट के अंदर दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप यहाँ पे जब आप तीनों पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग, जिस तरह से आपने R3 के तीनों पॉइंट्स को ऐड किया था तो यहाँ पे R2 के 3 पॉइंट्स हैं, तो तीनों को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर लें। सबसे पहले मैं लिखता हूँ x3 प्लस 2x2 माइनस 2x3 और प्लस 4x1 माइनस 4x2 कॉमा।
आप दूसरे दूसरे कोऑर्डिनेट को ऐड करें 0 और ये क्योंकि माइनस है तो फिर यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा, -x2 प्लस x3 प्लस 3x1 माइनस 3x2। ओके, नाउ इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए x3 वाली एक ही टर्म है यहाँ पे, x3 यहाँ पे अकेला आ जाएगा, x2 वाली देखें 2x2 और -4x2, तो ये -2x2 आ जाएगा और -2x3 और हमारे पास सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है मैंने। देखें सबसे पहले तो ये x3 वाली टर्म है और ये x3 वाली टर्म है, तो हमारे पास ये -x3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2x2 है और ये -4x2 है, तो आपके पास स्टूडेंट ये -2x2 आ जाएगा और सिमिलरली +4x1 यहाँ पे अकेला ही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखें 0 तो खत्म कर दें, -x2 और -3x2, तो ये -4x2 हो गया और +x3 कर दें, +3x1 कर दें। ओके ओके, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। देखें सबसे पहले तो 4x1 -2x2 -x3 कॉमा, यहाँ पे अरेंज करें 3x1 -4x2 और +x3 और लेफ्ट साइड पे क्या था, t ऑफ x था। अब इस लास्ट एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने फाइंड की है स्टूडेंट, ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। क्या था x जो आपने लेट किया था, x1 x2 x3। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये R3 का पॉइंट है। ओके, R3 के पॉइंट के ऊपर जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है तो ये जो आपको आंसर मिल रहा है स्टूडेंट 4x1 -2x2 -x3 कॉमा, और यहाँ पे क्या है 3x1 -4x2 +x3। देखें आपके पास ये जो पॉइंट है ये R3 का पॉइंट है क्योंकि इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये R2 का पॉइंट है क्योंकि इसके 2 कोऑर्डिनेट्स। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है स्टूडेंट, जो आपने फाइंड करनी थी वो यही करनी थी ना कि R3 से R2 पर होनी चाहिए। तो आप देख लें कि आपके पास ये जो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ये R3 के पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है और राइट साइड पे आपको R2 का कोई पॉइंट मिल रहा है। ये आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं तो कैसे वेरीफाई करेंगे? देखें आपके पास जो सबसे पहले गिवन था, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक। आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर गिवन है t ऑफ v1 दिस इज इक्वल टू 1,0। ये आप देख लें, बेशक यहाँ पे मैंने लिखा भी था। आपके पास t ऑफ v1 कितना गिवन है 1,0। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई ऐसा आ रहा है कि नहीं। ये जो v1 है, v1 किसके इक्वल था? v1 हमारे पास था 1,1,1। ओके, अब t ऑफ 1,1,1 किसके इक्वल आ जाएगा? ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज करें। यहाँ पे आप x1 भी 1 पुट करें, x2 भी 1 पुट करें और x3 भी 1 पुट करें। सो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, -2 इंटू 1 करेंगे तो -2 आएगा और -1। मतलब यहाँ पे आप 1 1 1 पुट कर दें तो राइट साइड पर भी आपने x1 x2 x3 की वैल्यू पुट करनी है ना। अच्छा, सिमिलरली इसकी मैं बात करता हूँ, x1 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 -4 इंटू 1 करेंगे तो -4 और प्लस x3 मतलब +1। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, जरा देखिएगा। 4 -3 करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ से 4 -4 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख लें कि आपके पास जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड किया है, उस एक्सप्रेशन से भी हमें वही वैल्यू मिल रही है t ऑफ v1 की, जो कि हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। आप बाकी जो t ऑफ v2 है और t ऑफ v3 है उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आपने किस तरह से ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। और ये अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, अपना फीडबैक भी दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।